नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को होने जा रहा है। मंगलवार यानी कि शाम से ही एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और चुनाव का रिजल्ट आएगा शुक्रवार को यानी 14 नवंबर को। तो बिहार में क्या माहौल है, ये समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार संपादक रहे आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आशुतोष, ये जो पहले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, अभी भी अपुष्ट खबर ही कहूंगा मैं कि महिलाओं का मतदान ज्यादा हुआ है क्योंकि आधिकारिक आंकड़ा आया नहीं है। हम्म। और दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि एनडीए आगे निकल जाएगा या एनडीए आगे निकल रहा है। तो आप इसको ठीक मानते हैं या अभी भी ये मुकाबला जो है कांटे का बना हुआ है? देखिए, मैंने दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि बिहार के अंदर महिलाओं का बढ़ चढ़ कर वोट देना पुरुषों की तुलना में ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप 2020 के आंकड़े को भी देखें तो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो प्रतिशत था वो तकरीबन 6% का फर्क था। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि बिहार के अंदर जो बड़े पैमाने पर जो माइग्रेशन है, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है, और अमूमन चुनाव के दौरान महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, क्योंकि एक तरीके से अपने परिवार की नुमाइंदगी भी चुनाव के अंदर जाके करती हैं। लेकिन इसका एक जो मुझे लगता है, कुछ लोग उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और सिर्फ महिलाओं के आधार पर आकलन करने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण यह है क्योंकि बिहार के अंदर जो जो जेंडर रेशियो है, 1,000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। तो यानी अगर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले, तो भी वो पुरुषों की संख्या को लगभग न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, या लगभग बराबर स्थिति होती है। जी। तो ये एक स्थिति जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रेडिशनली भी ये देखा गया है कि बिहार के अंदर जो पुरुषों की संख्या है वो आरजेडी महागठबंधन को ज्यादा वोट करती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा 2020 में भी था। और महिलाएं जो हैं वो एनडीए या नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को वोट करती हुई ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो अगर बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट कर रही हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ कर निकलेंगी और उसके बाद पुरुषों को न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो वो मैं इस तर्क को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जाति जो संरचना है उससे प्रभावित होती हैं। बिहार के अंदर 30%, 31% बहुत ही सॉलिड वोट वोट चंक है, जो पूरी तरीके से महागठबंधन या आरजेडी के साथ है। तकरीबन तकरीबन 14% के आसपास यादव यादव जातियां हैं। उसके अलावा 17 से 18% के आसपास मुस्लिम है। ये जो 31-32% है, ये अगर एक साथ रहती हैं तो इनकी महिलाएं अपनी जाति के बंधन से निकलकर गठबंधन को वोट देंगी। मुझे इसमें हमेशा से संशय रहा है और अभी भी मुझे इस बारे में संशय है। इसलिए मेरा मानना यह है कि बहुत बढ़ चढ़ कर अगर महिलाएं हिस्सा भी ले रही हैं तो इसको थोड़ा रिलेटिव डेटा के हिसाब से देखना चाहिए। क्या 2020 की तुलना में ज्यादा निकल कर आ रही हैं? क्या 2015 की तुलना में ज्यादा निकल कर आ रही है? अगर वैसा है और उसमें कोई फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, तब ये महागठबंधन के लिए चिंता का सबब हो सकता है। अन्यथा मेरे लिए नॉर्मल नॉर्मल स्थिति है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मैं बदलाव नहीं देख रहा हूं। नहीं, तो आशुतोष, जो आपने बात कही कि यादव या मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में ही वोट डालेंगे, तो इसके मेरे पास दोनों दो उदाहरण है और दोनों विरोधाभासी है एक तरह से। हम्म। नीरजा चौधरी जी ने ये कहा कि जब वो महिलाओं से मिली तो यादव महिला थी, उनको पैसे भी मिल चुके थे, तो जब उनको पूछा कि आप वोट किसको देंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो टोला वोट डालेगा वहीं हम वोट डालेंगे। मतलब उनका सीधा कहने का मतलब था यादवों के साथ में। हम्म। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पढ़ी जहाँ एक मुस्लिम परिवार ये कह रहा है, पुरुष कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का वोट नीतीश कुमार को जाएगा क्योंकि उनको पैसे मिल गए, तो हम नमक का कीमत जो है अदा करेंगे। तो हम्म। ये बिल्कुल, मतलब जो आप बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी यादव या मुस्लिम महिलाएं आरजेडी की तरफ चली जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत टूट के नीतीश कुमार की तरफ जा सकती है खास तौर पे। हम्म। देखिए, मैं हमेशा से मानता रहा हूं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। देखिए, किसी भी आबादी के अंदर महिलाओं की संख्या 50-50 मान लीजिए आप, या 53-47% मान लीजिए। अगर 47% महिलाएं बिहार की, अगर वो एक तरफा होकर अगर वो नीतीश कुमार को वोट दें, तो नीतीश कुमार तो कभी चुनाव हारेंगे ही नहीं।
नीतीश कुमार के पार्टी का वोट परसेंटेज जो होगा वो करीब 30% के आसपास हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन वो हमेशा 15 से 16% के आसपास ही रहते हैं। तो इसका मतलब यह कि महिलाएं मोनोलिथिक नहीं है और महिलाएं एकजुट होकर वो नीतीश कुमार को वोट भी नहीं करती हैं। हाँ, महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार की बातों से प्रभावित है, और नीतीश कुमार ने वाकई महिलाओं के लिए अच्छा काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कहना कि वो अपने जाति के बंधन को तोड़कर वो आंख बंद करके नीतीश कुमार को वोट करेंगी, तो यह संभव नहीं। ये मैं मान सकता हूं कि यादव महिलाओं के बीच में से कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो नीतीश कुमार को वोट करें, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हो सकती जो कुर्मी समाज की हो, कोयरी समाज की हो, मल्लाह, मुसहर, दुसाद समाज की हो, जो आरजेडी की तरफ वोट करना चाहे फॉर सम अदर एक्सट्रेनियस रीजंस, वो भी तो संभव है। जी। तीसरी बात क्या है कि हम एक चीज भूल जाते हैं कि हर पीढ़ी वो एस्पिरेशनल होने लगी है। जब पहली बार क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी तबके को बुलंद आवाज दी, तब ये कहा गया कि अब तो ये कभी लालू यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उनको एक राजनीतिक या सामाजिक आवाज मिली तो उनके अंदर एक इकोनॉमिक एस्पिरेशंस भी जगे, आर्थिक आकांक्षाएं भी जगी, तब उन्होंने नीतीश कुमार को चूज किया। अब 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, तो अगर वहां की ओबीसी जनता को अगर सामाजिक आवाज मिली है, राजनीतिक आवाज मिली है, तो उनकी इच्छा ये भी होगी कि वो आर्थिक स्तर पर भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। और बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के शासन में नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आंकड़े भी आपको दे सकता हूं, उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि लोग कहते हैं देखिए वहां सड़कें बन गई, वहां तो बिजली भी आ गई, लेकिन अगर आप उसका रिलेटिव डेटा देखेंगे, उसकी तुलना अगर उत्तर प्रदेश से करेंगे, तमिलनाडु से करेंगे, गुजरात से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है इन सबों से। आज भी बिहार में पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कम है। आज भी सिर्फ 6% लोग हैं जो बिहार के अंदर ग्रेजुएट है, उसमें से महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा 4% लोग वो हैं जिनकी आमदनी महीने में 50,000 से ज्यादा है। तो 96% आज भी बिहार के अंदर बहुत गरीबी की स्थिति में रह रहा है। तकरीबन तकरीबन 34-35% लोग वो हैं जो 6,000 रुपए प्रति माह या इससे कम में जीवन यापन कर रहे हैं। तो बिहार में स्थिति कहां सुधरी। दूसरा एक डेटा और भी जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि आजादी के समय भारत के जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन 6% के आसपास था। 1990 में यह आंकड़ा 4% के आसपास आ जाता है, और नीतीश कुमार के समय में 2022 में आंकड़ा 2.56% के आसपास आता है। तो अगर आप रिलेटिव डेटा के समय कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा बिहार की स्थिति नीतीश के समय में कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार का शासन बिहार के लिए इट्स अ ग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर मी नीतीश कुमार इज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। देखो आशुतोष, आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ये जीडीपी का आंकड़े आप बता रहे हैं, जो पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बता रहे हैं, तो मैंने ये भी पाया कि न केवल बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बल्कि अगर आप इसको एक अलग देश माने तो ये दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में चला जाएगा, अगर बिहार अपने आप में कोई देश होता। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि युवा वर्ग जो है उसकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। रोजगार वो चाहता है, भले ही वो सरकारी रोजगार चाहता है, लेकिन उसको ये दिख रहा है कि सिर्फ सड़कें बन गई। और खास करके जो युवा बिहार से बाहर आए उनको दिखता है कि सड़कें और बिजली पानी तो सभी जगह है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसे हमने महिलाओं की बात की, तो जो दूसरा एमवाई है, मतलब युवा, जो कि करीब 25% वोट है, मतलब एक चौथाई वोट जो है युवाओं का, जिनकी उम्र 18 साल से 29 साल के बीच में है। तो इस बार उसके एक और दावेदार है प्रशांत किशोर। पिछली बार ये वोट मोटे तौर पे तेजस्वी यादव की तरफ गया था। तो ऐसे में क्या ये महागठबंधन का नुकसान नहीं करेगा कि अगर सारा वोट उनकी तरफ नहीं गया? देखिए, प्रशांत किशोर का मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर समय के बहुत पहले पीक कर गए थे, और चुनाव के दौरान उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। ना तो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ी, और ना ही वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ी है। तो इसलिए मैं प्रशांत किशोर का एक फैक्टर तो मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर नहीं मानता हूं। वो अगर 5% या 6% के आसपास अगर वोट लेकर आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन वो तब महागठबंधन को बुरी तरीके से डैमेज करेंगे जब वो 10% के आसपास वोट लेकर आएंगे। और अगर 10% के ज्यादा अगर वोट लेकर आएंगे तो वो एनडीए को भी डैमेज करेंगे, महागठबंधन को भी डैमेज करेंगे, किसी को भी डैमेज करेंगे। क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल पिच है वो दरअसल एंटी इनकम्बेंसी की पिच है। क्योंकि एक नई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य के अंदर तब तक अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती जब तक वो अपने एग्जिस्टेंस का रेलेवेंस साबित ना करे। आप क्यों राजनीति में आए हैं? इसीलिए आए ना, क्योंकि जो मौजूदा निजाम है उससे लोग खुश नहीं है, आप उससे अलग एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं, तो आपको उस निजाम पर अटैक करना ही पड़ेगा।
तो नीतीश कुमार पर अटैक करना पड़ेगा, एनडीए पर अटैक करना पड़ेगा, जो उन्होंने शुरुआत में किया। आप जब रोजगार का सवाल खड़ा करते हैं, शिक्षा का सवाल खड़ा करते हैं, स्वास्थ्य का सवाल खड़ा करते हैं, तो सीधे कौन निशाने पर होता है? जो सरकार उस वक्त होती है उस वक्त। तो एंटी इनकम्बेंसी, हाँ ये बात सच है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोटर है उसमें थोड़ा सा दरार पड़ सकता है, अगर वो जो अगर पहले एकमुश्त अगर वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखता तो थोड़ा बहुत दरार उसमें पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी बिहार के आंकड़ों को अगर हम ध्यान से देखें 2020 का, तो 37% वोट एनडीए गठबंधन को मिलता है, 37% वोट जो है वो महागठबंधन को मिलता है, तो दोनों लगभग बराबर है। इसका मतलब यह कि बिहार के अंदर तकरीबन तकरीबन 20 से 22% वोट वो है जो ना तो इस खांचे में आता है ना उस खांचे में आता है, जो ना इस जाति के आधार वोट करता है ना उस जाति के आधार वोट करता है। ये वोट कौन है? ये वो वोट है जो एनडीए गठबंधन से भी मुतमईन नहीं है और महागठबंधन से भी मुतमईन नहीं है। तो इस 25% का एक बड़ा चंक जो है या मार्जिनल चंक जो है वो क्या कहते हैं प्रशांत किशोर के पास जा सकता है। तो एक थियरी ये भी है कि उनकी मौजूदगी की वजह से हो सकता है महागठबंधन को नुकसान हो सकता है एनडीए गठबंधन को नुकसान हो, और हो सकता है किसी को ना नुकसान हो। ये भी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं करता हूं। तो जो लेकिन एक चीज का मैं ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अगर इस चुनाव में ये जो दोनों जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, मतलब जो फोर्सेस ऑफ सोशल जस्टिस एंड फोर्सेस ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, दोनों के लिए ये साल डिसाइसिव हो सकता है। अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो कम्युनल फोर्सेस मजबूत होंगी और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे का रास्ता खुलेगा अपने बल पर बिहार के अंदर सरकार बनाने में। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुई, बीजेपी से आगे निकली, तो फिर सोर्सेज ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो मजबूत होगी और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और फिर वो आने वाले 10 साल तक शायद उबर ना पाए उसी चीज, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में बहुत करीने से वो रास्ता तलाश करने की कोशिश की है जिसमें कि वो बिहार में उत्तर भारत के बाकी राज्यों की तरह ही अपने लिए एक अलग सरकार, इंडिपेंडेंट सरकार बनाए जो किसी बैसाखी पर ना हो। यही कारण है कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना उचित नहीं समझा है, अन्यथा और कोई कारण नहीं था, क्योंकि अभी तक वो करते आए तो इस बार भी कर सकते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनी, हरियाणा में बनी, हिमाचल प्रदेश में बनी, राजस्थान में बनी, मध्य प्रदेश के अंदर बनी, यहां तक कि झारखंड में भी उनकी सरकार बनी थी, तो उनकी सरकार बननी चाहिए जो बिहार में नहीं बनी है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए भी और कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए भी। तो आखिर में आशुतोष, ये महागठबंधन कहाँ खड़ा है, खास करके तेजस्वी यादव? क्योंकि आपने जैसे बात किया कि 2020 में 37-35% था, बार हाँ। बार एक आंकड़ा दिया जाता है कि 12,000 का ही अंतर था। लेकिन योगेंद्र यादव जी ने जो एक लेख लिखा था, उन्होंने कहा था कि 2024 में अगर आप लोकसभा का आंकड़ा देखेंगे तो दोनों में अंतर 8% का था और वो अंतर पाटना इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन के लिए। और आप महागठबंधन, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अलाइज 2024 में लोकसभा में थे वही अभी विधानसभा में भी दोनों ध्रुवों पर उसी तरह के लोग हैं। मतलब वीआईपी इधर आ चुका है, पासवान उधर है, कुशवाहा उधर है। तो जो गठबंधन 2024 में था वही 2025 में है और 8% का अंतर। यह मान लेते हैं कि लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में बीजेपी की या एनडीए की लीड कम होती है, तब भी क्या ये अंतर पाटना आसान है महागठबंधन के लिए? देखिए, अगर आप इलेक्टोरल अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अगर आप 2020 अगर आपका बेंचमार्क है या बेस ईयर अगर आप लेते हैं, और अगर आप कास्ट कोएलिशन को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, 37% ये था, तकरीबन 5-5.5% चिराग पासवान का था, 1-1.5% के आसपास उपेंद्र कुशवाहा का था। तो 37 में अगर आप 7% जोड़ लें तो आराम से 44-45% होता है। और महागठबंधन के पास अगर आप जोड़ें तो उसमें वीआईपी जुड़ जाता है और एक ये आ जाता है, वीआईपी पिछली बार एनडीए में था, निकल के इधर आ जाता है। तो 43% इधर और इधर तकरीबन तकरीबन 38-39%। बट ये इलेक्टोरल अरिथमेटिक है। पहली बात यह है कि एक चुनाव में इतने प्रतिशत वोट मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैप्टिव वोट है और वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा अगले अगले बार। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर 1984 में कांग्रेस पार्टी को करीब 49% वोट मिले थे, 1989 में कभी नहीं हारती चुनाव। दूसरी बात क्या है कि हमको एक चीज देखना चाहिए कि जो इलेक्टोरल कोएलिशन है या जो कास्ट कोएलिशन है वो तो फॉर्मिडेबल है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल कोएलिशन बिल्कुल फॉर्मिडेबल नहीं है। और उसके बड़े सिंपल से तीन फॉल्ट लाइंस आज की तारीख में एनडीए में है। पहला फॉल्ट लाइन इस बात को लेकर यह है कि जो बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है,
तो जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो अपने आप को ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील कर रहा होगा, और वो कतई नहीं बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना वोट ट्रांसफर करे, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने बीजेपी को जिताया तो हो सकता है 35 साल के बाद बिहार के अंदर एक बार फिर से अपर कास्ट का आदमी मुख्यमंत्री बने, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चाहती। तो एक बड़ा कारण ये। दूसरा कारण है कि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा था और नीतीश कुमार की राजनीति को उनका कद घटाने में बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका निभाई थी, वहां भी जो जनता दल यूनाइटेड का वोटर है वो कतई चिराग पासवान को जिताने के लिए नहीं निकलेगा। तो चिराग पासवान एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी हो सकते हैं। तीसरी बात जो है, अगर ये बात इसी तरीके से जीतन राम मांझी को जिताने के लिए नीतीश कुमार का वोटर नहीं निकलेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से बैकस्टैप किया था, और यही हाल उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। वो भी कोई बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है, वो अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो पेपर पे बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस चिराग पासवान प्लस जीतन राम मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन जिसमें अपर कास्ट है, कुर्मी क्वेरी जातियां हैं, ईबीसी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, ये तमाम जातियां हैं। लेकिन अगर इनकी फॉल्ट लाइंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी से मैं इनकार नहीं करता हूं कि बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है वो 37 से नीचे जा सकता है। महागठबंधन में इस तरीके की दिक्कत वहां बिल्कुल नहीं है। वहां पे जो आरजेडी का वोटर है और जो कांग्रेस का वोटर, उनके बीच में कोई बैकस्टैबिंग जैसी बात नहीं है। और उन्होंने जो मुकेश सहनी को जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है, तो वो भी एक MY प्लस कॉम्बिनेशन करने की बात, लेफ्ट चंक का अपना एक सेकुलर वोट है जो उनके साथ है। तो वहां मुझे वो कास्ट इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महागठबंधन कमजोर लगता है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो ऑन पेपर और अदरवाइज भी एनडीए से ज्यादा मजबूत लगता है। तो इसलिए मैं लड़ाई बराबर की मानता हूं, कश्मकश है, लेकिन मेरा साफ तौर पे मानना है कि इस बार एनडीए की तुलना में महागठबंधन को एज है, और हो सकता है सरकार इस बार उनकी बन जाए। तो आशुतोष, जो आप बात फॉल्ट लाइन्स की कर रहे हैं, उसका मैं एक और मतलब उसकी पुष्टि करते हुए, एक मैं यशवंत देशमुख से जब हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनके रिसर्चर जब फील्ड में थे, तो महिलाओं ने ये पूछा कि तीर नहीं है तो कहाँ है, मतलब तीर जहां पर नहीं था, जो आप जेडीयू का चुनाव चिन्ह है, तो महिलाएं पूछ रही कि तीर नहीं है तो क्या करना है। तो ये एक समस्या हो सकती है। बिल्कुल। और एक चीज और भी है, मैं नीतीश कुमार के बारे में मेरा मानना है कि बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और लास्ट मिनट वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अंदर से बड़े घुन्ने राजनेता है, बहुत ही घुन्ने राजनेता है। वो इस अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश किया गया है। चुनाव बाद हो सकता था कि जीतने के बाद बीजेपी कहती भाई हमारी सीटें आपसे बहुत ज्यादा है, इसलिए अब आप मत करिए, वो एक स्थिति थी। लेकिन बीच चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना, दरअसल उसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक इंसल्ट के तौर पर लिया होगा। इसलिए मैं 2000 जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो मैं फिर से एक नई तरीके की राजनीति बिहार के अंदर देखता हूं। अगर बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी तो जो, और मुझे इस बात की आशंका है कि बीजेपी इस बार स्ट्रगल करेगी अपने पुरानी सीटों को मेंटेन करते हुए। जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं, आरजेडी की सीटें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ती हैं, कांग्रेस भी थोड़ी बहुत इंप्रूव करेगी। इसलिए अगर बीजेपी कमजोर पड़ेगी, पिछली बार नंबर 2 की पार्टी थी 74 सीट को लेने के बाद, अगर वो 60 पे आके टिक गई तो फिर मुझे लगता है कि स्थिति मन मार के बीजेपी को, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वहां कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा जो सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष, सत्य हिंदी के को फाउंडर। आशुतोष का मानना ये है कि चुनाव को बहुत सिंप्लीफाई करके नहीं देखना चाहिए, इसमें अभी भी इफ एंड बट बने हुए हैं, और उनकी नज़र में तो महागठबंधन को एक एज है, क्योंकि वहां पर गठबंधन ठीक है, जबकि एनडीए में आपस में झगड़े हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं चुनाव में। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।